हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक जापानीज मांगा मूवी बर्सर्क द गोल्डन एज आर्क 2 बैटल ऑफ डोल्ट्री। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 23 जून 2012 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये सेकंड पार्ट है बर्सर्क का। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, वरना ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो मूवी की शुरुआत होती है एक युद्ध से जो मिडलैंड और ट्यूडोर आर्मी के बीच हो रहा है। और गट हमेशा की तरह ट्यूडोर आर्मी के डिफेंस को चीरता हुआ अपना रास्ता बना रहा है, लेकिन साथ ही उसके दिलो दिमाग एक कश्मकश से जूझ रहा है और उसे रह रहकर ग्रिफिथ की बात याद आ रही है। वहीं किंग ऑफ मिडलैंड के लिए बैंड ऑफ हॉक फायदे का सौदा है और उनकी मुश्किलें आसानी से हल हो रही हैं। इस युद्ध के बीच कास्का कुछ कमजोर पड़ रही है किसी प्रॉब्लम के चलते, और ट्यूडोर का जनरल एडॉन इस बात का फायदा उठाकर कास्का को कॉर्नर कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कास्का को मार देता, गट उसे बचा लेता है। एडॉन का बड़बोलापन यहाँ पर कम नहीं होता और गट एक ही वार से उसके चारों खाने चित कर देता है। कास्का खुद को संभाल नहीं पाती और इससे पहले कि वो चोटी से खाई में गिर जाती, गट उसे पकड़ लेता है। एडॉन इसका फायदा उठाकर गट को तीर मार देता है, जिससे वो भी कास्का के साथ खाई में गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त भी वो कास्का पर एक भी खरोच नहीं आने देता। इतनी ऊंचाई से गिरने पर कास्का बेहोश हो जाती है। गट उसे एक सेफ जगह में ले जाता है। वहीं मिडलैंड के काउंट्स को गट और कास्का के रेपुटेशन की पूरी जानकारी है और उन्हें यकीन है कि इस मुसीबत से वो खुद ही निकल सकते हैं और ग्रिफिथ इन हालातों पर उन पर भरोसा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गट कास्का को एक गुफा में ले जाता है। वहीं कास्का के गीले कपड़ों की वजह से उसे तेज बुखार हो जाता है। गट उसके कपड़े निकालता ही है कि उसे पता चलता है कि कास्का अपनी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम की वजह से कमजोर थी और औरत होना इतना भी आसान नहीं है। कास्का को गर्म रखने के लिए वो पूरी रात उसे अपनी गोद में रखता है ताकि उसकी हालत न बिगड़े। इस दौरान कास्का को उसके सपने में उसकी बैक स्टोरी फ्लैश होती है। 12 साल की उम्र में जब कास्का को उसके गरीब माँ बाप ने एक अमीर आदमी के किले में काम करने के भेजा, तब बुरी नीयत से उस आदमी ने कास्का का रेप करने की कोशिश की। और जब वो अपना सब कुछ हारने ही वाली थी, ग्रिफिथ ने न सिर्फ उसे खुद को बचाने का मौका दिया बल्कि उसे लड़ना सिखाया और तब से वो ग्रिफिथ के साथ है। तभी कास्का को होश आ जाता है और जब वो खुद को बिना कपड़ों के देखती है तो गट पर वो बहुत नाराज होती है और उस पर सामान भी फेंकती है। कास्का के इस इम्पल्सिव नेचर से गट के मुंह से निकल जाता है कि औरतें इसलिए युद्ध की मैदान के लायक नहीं हैं, और इस पर कास्का रो पड़ती है क्योंकि ना तो उसने औरत होने की मांग की थी और ना ही चाहती थी कि कोई उसके औरत होने पर उसे जज करे। कास्का गट से कन्फेस करती है कि उसने हमेशा ग्रिफिथ का साथ दिया और उसकी उम्मीदों पर खरी उतरी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रिफिथ ने गट को चुना जो उसका होना चाहिए था और उसका सिर्फ यही सपना है कि वो ग्रिफिथ की ताकत बने। तभी गट एडॉन के कुछ आदमियों को वहां देख लेता है और वो खतरे के और बढ़ने से पहले ही वापस लौटने का रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही जनरल एडॉन और उसके ट्रूप गट और कास्का को एम्बुश कर लेते हैं। गट और कास्का उन लोगों से लड़ते हैं और थोड़ी ही देर में गट को समझ आ जाता है कि इस लड़ाई में वो कास्का को बचाते हुए उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो कास्का को वहां से जाने के लिए कहता है। मगर कास्का गट को दुश्मनों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन गट के बार बार कहने पर वो रिइंफोर्समेंट लेने चली जाती है। कास्का के जाते ही गट का भार कम हो जाता है और वो पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वहीं कास्का के पीछे कुछ सोल्जर्स जाते हैं और मौका देखते ही उसे पकड़कर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। कास्का खुद को फिर से उस सिचुएशन में पाती है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती और तभी वहां ग्रिफिथ उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और वो उन सभी को मार देता है। कास्का ग्रिफिथ को गट की सिचुएशन बताती है और वो सभी गट की मदद करने आगे बढ़ते हैं। वहीं गट के दिमाग में फिर से वही बातें आने लगती हैं, लेकिन इस बार वो उन बातों को हावी नहीं होने देता और सब कुछ भूलकर उन लोगों पर टूट पड़ता है। गट को खून का प्यासा होता देख दुश्मन सैनिक एडॉन को छोड़ भागने लगते हैं और एडॉन उनके कदमों तले कुचलकर घायल हो जाता है। ग्रिफिथ और बाकी लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ लाशें ही मिलती हैं, जिनकी तादाद 100 के लगभग है। तभी कास्का गट को ढूंढ लेती है जो एक पेड़ से टिका हुआ आराम कर रहा है। कास्का उसे होश में लाती है और गट की ताकत और बहादुरी के लिए उसे 100 मैन स्लेयर का खिताब मिलता है और सोल्जर्स जनरल एडॉन को बंदी बना लेते हैं। कुछ दिनों बाद मिडलैंड की व्हाइट टाइगर नाइट डोल्ट्री के किले पर हमला करती है और उनकी हर कोशिश के बावजूद उनका कोई भी आदमी किले के अंदर या नजदीक भी नहीं जा पा रहा है। और तो और बची कुची कसर पर्पल राइनो होली नाइट ने पूरी कर दी। उनके जनरल बॉस्कॉन की स्ट्रेटेजी के आगे न सिर्फ मिडलैंड को मुंह की खानी पड़ती है, बल्कि पूरी व्हाइट टाइगर नाइट को ही खत्म कर दिया जाता है। और इस बात से किंग ऑफ मिडलैंड बेहद चिंता में है। किंग के सलाहकार काउंट हर तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा है और यहीं ग्रिफिथ शांति से बैठा है।
ग्रिफिथ को शांत देख बाकी काउंट्स भी ग्रिफिथ का मजाक उड़ाते हैं और ग्रिफिथ कहता है कि अगर किंग का आदेश हो तो वो खुद डॉल्ट्री उन्हें जीत कर दे सकता है और इसके लिए उसके 5000 सोल्जर्स ही काफी हैं। बाकी काउंट्स को ये बड़बोलापन लगता है, लेकिन ग्रिफिथ का कॉन्फिडेंस देख किंग उसे डॉल्ट्री कैप्चर करने का आदेश दे देते हैं। वहीं डॉल्ट्री के गवर्नर जेनॉन के पास ये खबर पहुंच जाती है कि ग्रिफिथ खुद डॉल्ट्री पर हमला करने वाला है और वो अपने सबसे ताकतवर जनरल बॉस्कोन को आदेश देते हैं कि ग्रिफिथ को जिंदा पकड़कर उनके पास लाया जाए। दरअसल पास्ट में जब ग्रिफिथ अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था तब वो पैसों के लिए जेनॉन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में था और जेनॉन ग्रिफिथ के साथ बिताए पलों को फिर से जीना चाहता है, इसलिए वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। ग्रिफिथ अपनी 5000 सेना लेकर डॉल्ट्री के सामने नदी तट पर इकट्ठा हो जाता है, जिनके सामने अब डॉल्ट्री की इनविंसिबल फोर्ट्रेस और उसकी 30,000 सेना है। डॉल्ट्री की सेना का आकार देख बैंड ऑफ हॉक के लोग का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लेकिन गट्स को ग्रिफिथ के जीनियस प्लान पर भरोसा है और ग्रिफिथ फर्स्ट वेव में 2000 सैनिकों की टुकड़ी से हमला करता है। वहीं पर्पल राइनो होली नाइट के जनरल बॉस्कोन को ग्रिफिथ के टैक्टिक्स पल्ले नहीं पड़ती और वो अपनी पहली टुकड़ी को हमले के लिए भेजता है। वहीं किले के दरवाजे पर जनरल एडॉन के साथ उनके सैनिकों के भेस में कास्का कुछ सोल्जर्स के साथ किले के अंदर आ जाती है। ग्रिफिथ और गट की फर्स्ट वेव डॉल्ट्री की टुकड़ी पर भारी पड़ती है और उन्हें तेजी से खत्म कर आगे बढ़ती है, लेकिन जनरल बॉस्कोन उनके स्वागत में तीरों की बारिश कर देता है और मजबूरन ग्रिफिथ को पीछे हटना पड़ता है। ग्रिफिथ को पीछे हटता देख जेनॉन बेसब्री में कंट्रोल बॉस्कोन से लेकर अपनी सारी सेना को ग्रिफिथ को पकड़ने के लिए भेज देता है। बॉस्कोन को अभी भी शक है और वो किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, जिसके चलते वो अपने साथी जनरल को ग्रिफिथ को मौका मिलते ही खत्म करने का आदेश देता है। बैंड ऑफ हॉक के पास अब करो या मरो की सिचुएशन है और हॉक अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देती है और अब असली लड़ाई शुरू होती है। वहीं गट की ताकत से अब मैदान पर सिर्फ लाशों के टुकड़े ही उछल रहे हैं और उसका सामना होता है बॉस्कोन से। वहीं किले पूरी तरह से डिफेंसलेस है और हॉक की एक खुफिया टुकड़ी किले पर हमला करती है और मौका मिलते ही कास्का किले के गार्ड्स को मार किले को कब्जे में लेने का काम शुरू कर देती है। मौका मिलते ही एडॉन आजाद हो जाता है और कास्का एडॉन को कन्फ्रंट करती है। वहीं गट और बॉस्कोन के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी है। उनकी ताकत ही नहीं बल्कि उनके हथियार भी एक दूसरे के बराबर हैं। वहीं पिछली बार की तरह इस बार कास्का कमजोर नहीं है और वो एडॉन पर भारी पड़ रही है। वहीं बॉस्कोन के जनरल की नजर ग्रिफिथ पर पड़ती है और इससे पहले कि वो ग्रिफिथ को मार देता जेनॉन खुद उसे मार देता है ताकि वो ग्रिफिथ को जिंदा पकड़ सके। वहीं एडॉन चालाकी से कास्का को कॉर्नर कर देता है, लेकिन कास्का भी दोहरी चालाकी और फुर्ती से एडॉन को उसके ही तलवार से मार देती है। वहीं बॉस्कोन गट को घोड़े से गिरा देता है और ऊंचाई पर होने की वजह से वो गट पर भारी पड़ता है। गट को कमजोर होता देख कुछ सोल्जर्स गट की मदद करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बॉस्कोन के आगे उनकी भी नहीं चलती और इससे पहले कि वो गट को आखिरी वार से मार देता, गट हॉक के झंडे से एन मौके पर डाइवर्शन कर अपने जोरदार वार से घोड़े और कवच समेत बॉस्कोन को काट देता है। बॉस्कोन के मरते ही डॉल्ट्री के सोल्जर्स का मोरल डाउन हो जाता है और इससे पहले कि जेनॉन फिर हमला कर पाता उन्हें पता चलता है कि वो किले को खो चुके हैं और हॉक की जीत की चीख सुनकर सभी सोल्जर्स जेनॉन को छोड़ भाग जाते हैं। अंत में युद्ध के मैदान पर सिर्फ ग्रिफिथ और जेनॉन ही बचते हैं, लेकिन अब जेनॉन सिर्फ ग्रिफिथ के रास्ते का पत्थर है और वो जेनॉन को मार आगे बढ़ जाता है। ड्रॉली पर इस ऐतिहासिक जीत पर पूरा मिडलैंड बैंड ऑफ हॉक का स्वागत फूलों से करता है, जिसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था और उनके सम्मान में उनके लिए जश्न रखा जाता है। इस जश्न से गट बड़ी जल्दी ही ऊब जाता है क्योंकि उसे इसकी जरा भी आदत नहीं है और कास्का भी इन कपड़ों में इनसिक्योर फील कर रही है। गट के अजीब से बर्ताव पर कास्का सवाल करती है और गट बताता है कि वो देखना चाहता है कि ग्रिफिथ और बैंड ऑफ हॉक आगे क्या एकम्प्लिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। वहीं कास्का इससे पहले कि कुछ समझ पाती किंग ऑफ मिडलैंड महफिल में आ जाते हैं। किंग बैंड ऑफ हॉक और ग्रिफिथ की प्रशंसा करते हैं, जिसने न सिर्फ 100 साल पुरानी लड़ाई खत्म की बल्कि मिडलैंड का दबदबा पूरे रीजन में स्थापित किया। वो ग्रिफिथ को व्हाइट फिनिक्स का ओहदा दे उनके सभी कमांडर्स को नाइटहुड का ओहदा समेत जमीन और इनाम देते हैं। ग्रिफिथ जानता है कि ये सब गट के बिना मुमकिन हो पाना नामुमकिन था और ये पूरी रात जश्न में ही कट जाती है। अर्ली मॉर्निंग गट बैंड ऑफ हॉक को छोड़ वहां से अपने नए सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन शहर के बाहर ही उसे बैंड ऑफ हॉक मिलता है जो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपना मन बना लिया है। वहीं कॉर्कस अपने मन में दबाया हुआ सारा जहर गट पर उगल देता है, लेकिन फिर भी गट कुछ नहीं कहता और ग्रिफिथ गट को लड़ाई की चुनौती देता है क्योंकि एक लड़ाई में गट ने अपनी आजादी ग्रिफिथ को हार गया था और अब उसे वही आजादी फिर जीतनी होगी। कास्का ग्रिफिथ को नहीं छोड़ सकती और ना ही वो गट को खोना चाहती है, वो बस दोनों को लड़ाई से रोकना चाहती है, लेकिन ये मर्सनरी का रूल है और पिपिन कास्का को रोक लेता है।
ग्रिफिथ गट को खोना नहीं चाहता और ना ही ये वो अलाउ कर सकता है। गट और ग्रिफिथ लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और गट के सिर्फ एक ही वार से ग्रिफिथ की तलवार टूट जाती है और ग्रिफिथ हार जाता है। ग्रिफिथ की इस हार से न सिर्फ वो बल्कि बैंड ऑफ हॉक भी स्तब्ध है और गट वहां से चला जाता है। गट और ग्रिफिथ के रिलेशन जनरल और सबऑर्डिनेट के रिलेशन से कहीं ऊपर था। वो ब्रदर इन आर्म्स थे, लेकिन ग्रिफिथ की वे ऑफ थिंकिंग ऑफ फ्रेंडशिप से गट उसके बराबर खड़ा होना चाहता है और इसलिए उसने अपना अलग रास्ता चुना। ग्रिफिथ इस लॉस से घुटकर और बिना किसी क्लियर थिंकिंग के रिलीव होने के लिए प्रिंसेस कैरोलेट के पास जाता है और उसके साथ प्राइवेट रिलेशनशिप बनाता है और उनके इस रिलेशन को नौकरानी देख लेती है। इस रिलेशन के खत्म होने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती और वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। सुबह जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और एक्ट ऑफ ट्रीजन के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं बैंड ऑफ हॉक को अर्ली मॉर्निंग ही ट्रेनिंग ड्रिल के नाम पर शहर के बाहर रिमोट में बिना प्रिपरेशन के बुलाया जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर कर मिडलैंड की आर्मी एम्बुश कर तीरों की वर्षा कर देती है, जिससे वो किसी तरह तो बचने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्रिफिथ को टॉवर ऑफ रिबर्थ में कैद कर किंग उसे सजा देते हैं और थकने तक पीटते हैं। वहीं कास्का पूरे बैंड ऑफ हॉक को कंट्रोल कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। किंग टॉर्चर को जिम्मेदारी देते हैं कि वो ग्रिफिथ को बिना मारे उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, ताकि ग्रिफिथ को उसकी क्राइम की ग्रेविटी समझ आए और हॉक हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। और इन सबसे अनजान गट कहीं अलग ही सफर पर है। टॉर्चर को ग्रिफिथ के गले में बहरीट दिखता है जो उसे स्पेशल समझ जैसे ही हाथ में लेता है बहरीट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे डरकर वो उसे छोड़ देता है और वो बहरीट नाली में गुम हो जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो तीसरे और आखिरी पार्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब मूवी का क्लाइमेक्स बाकी है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।